नए साल में धामी सरकार का बड़ा फैसला, बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, कैबिनेट में लगेगी मोहर। देहरादून पहुंचे सीएम धामी, आवासीय छात्रावास का किया लोकार्पण, बोले राजकीय स्कूलों की बदलेगी सूरत। उत्तराखंड में दूसरे दिन भी थमे ट्रक ऑटो के पहिए, नए कानून के विरोध में सड़क पर उतरे चालक, यात्रियों को हो रही परेशानी। चंपावत की घटना पर भड़के कांग्रेसी, सरकार का पुतला जलाकर किया प्रदर्शन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का सिलसिला बरकरार, पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। हिट एंड रन को लेकर बनाए जा रहे नए कानून के विरोध में वाहन चालक सड़क पर उतरे हैं। गढ़वाल विक्रम टेम्पो वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से 2 और 3 जनवरी को ऑटो संचालित न करने का फैसला किया गया है। वहीं हड़ताल के चलते नए साल पर आए पर्यटक स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हर तरफ सिर पर सामान रखकर लोग पैदल आवागमन करते दिख रहे हैं। वहीं वाहन चालकों ने कानून को वापस लेने की मांग की है। हमारी मांग पूरी होती कि ये लड़ाई मैं उत्तरकाशी जयकाशी विश्वनाथ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जो काला कानून बनाए जा रहे हैं उसके विरोध में पूरे जनपद में हम लोगों ने हड़ताल कर रखी है। और जब तक इस कानून का पूरा विरोध नहीं होता, जब तक ये कानून भारत सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग निश्चित रूप से हड़ताल में रहेंगे। और ये ड्राइवर के लिए नहीं है, तमाम ड्राइवरों के लिए है, चाहे आप पत्रकार भाई हो, सरकारी कर्मचारी हो, जिनके पास कार है, जो स्टेशन में बैठे हैं, मेरे हिसाब से वो सब ड्राइवर है। यदि कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, कोई ड्राइवर बंद होगा, जेल जाएगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से पूरे देश में भर में पूरी जनता को साथ देना चाहिए और सब लोगों को साथ देना चाहिए। इस प्रकार का कानून हमारे देश में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 50% लोग आजीविका कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है ना, चाहे वो किसी प्रकार को, बस का हो, ट्रक का हो, रेल का हो, हाईली का हो, ड्राइवर तो ड्राइवर है ना। और इस प्रकार कानून बनाओगे तो क्या बढ़ाएगा 10 लाख रुपए। ये निवेदन है कि सरकार इस कानून जो ड्राइवरों के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक काला कानून लाया है, जिससे कि किसी भी ड्राइवर को गाड़ी चलाने जो है असंभव हो गई है। इस प्रकार के कानून, क्योंकि हमेशा जो गाड़ियां चलती हैं, बड़ी गाड़ी वाले कभी भी इस प्रकार के ना कहते, अनसिक्या जो आते हैं वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो बड़ी गाड़ी वाला होता है, वो चाहे टैक्सी गाड़ी है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, उसकी वजह से उस ड्राइवर को जेल जाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप? हम इस कानून को जो है न्याय संगत चाहते हैं, इस कानून का विरोध करते हैं। जो उचित है, जिसकी गलती है उसको सजा मिले। केंद्र सरकार ट्रैफिक और एक्सीडेंट को रोकने के लिए अच्छे से कानून बनाए, लेकिन इस प्रकार का कानून न बनाए जिससे जो है आम ड्राइवर को जो है उत्पीड़न हो। ठीक। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, कुमाऊं रेंज में एसडीआरएफ की नई बटालियन खोली जाएगी। एसडीआरएफ को मजबूत करने के लिए होमगार्ड जवानों को भी आपदा ट्रेनिंग देकर एसडीआरएफ में तैनात किया जाएगा और सीबीआरएन और इंडस्ट्रियल हजार्ड टीम की क्षमता को बढ़ाते हुए उच्च प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा, ताकि इस 2024 में आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। और हमारा मानना यह है कि पुलिस विभाग में तो जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि वी मस्ट बी एबल टू, क्योंकि हमेशा हमारे पास जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए जो भी संसाधन है, चाहे वो हमारी मैन पावर हो, चाहे वो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिसोर्सेज हो, हमेशा एक स्ट्रेन रहता है, एक चुनौती रहती है कि किस तरह से जो उपलब्ध जनशक्ति है उसको कैसे बेस्ट पॉसिबल उसका यूटिलाइजेशन हो। तो निश्चित रूप से हमारा एक तो यही प्रयास रहेगा, जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और जो हमारी वैकेंसीज है उसके बीच में जो एक गैप है उसको कैसे
दूर किया जाए। अभी भी लगभग 3000 के करीब हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज चल रही हैं, तो सबसे पहले हमारा यही प्रयास रहेगा कि उनको दूर करते हुए, ताकि जब प्रॉपर मैन पावर अवेलेबल रहेगी तो आई थिंक हम पब्लिक की जो भी हमसे एक्सपेक्टेशन है उनको बेटर और ज़्यादा अच्छे तरीके से मीट आउट कर पाएंगे। तो यही हमारा मेन प्रयास है। बाकी जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उत्तराखंड पुलिस को क्या क्या आवश्यकता है वो हम सरकार के सामने सही समय रहते हुए प्रोजेक्ट करें, ताकि गवर्नमेंट भी अपने बजट में जो उनकी गवर्नमेंट की अपनी प्रोसेस होती है प्लानिंग की, तो वो उसमें हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए टाइमली उसको हमें प्रोवाइड कर सकें। और बाकी और फ्रंट पे देखिए, चारधाम यात्रा एक हर साल की चुनौती है, कांवड़ यात्रा हर साल की चुनौती है, और इसके साथ साथ जो टूरिज्म है, बड़े मेले हैं, वो भी हर साल की चुनौती है। और इस वर्ष अप्रैल और मई में हमारे पूरे देश भर में आम चुनाव होंगे, तो उत्तराखंड में भी जो हमारी 5 लोकसभाएं उन पर जो चुनाव होंगे उनको पीसफुली कराना वो भी हमारे लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि खासतौर से वो भी चारधाम यात्रा के आसपास ये हमें कराना है। तो मतलब आई थिंक 2024 हमारे लिए चुनौतीपूर्ण साल भी रहेगा एक, लेकिन एक्साइटिंग साल भी रहेगा। और जो भी चैलेंजेस हैं, आई एम कॉन्फिडेंट कि उत्तराखंड पुलिस की जो हमारी टीम है, ऑफिसर्स की और हमारे जो एसओज इंस्पेक्टर्स हैं उनकी, और जो जवान हैं हमारे, उनकी टीम हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और हमारा बस ये प्रयास रहेगा कि उस तैयारी को कैसे और थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, उसको और मतलब फोकस किया जाए, और लगातार आप लोगों से भी फीडबैक हमें मिलता रहे। कहीं पे हमारी कोई कमी होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो उसको भी मीडिया हमारे सामने रखे, और एक अच्छे हेल्दी माहौल में उत्तराखंड पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। सर, आपने कहा था कौन सी निगरानी होगी, इसको लेकर सर क्या कुछ प्लान रहेगा? देखिए, ड्रोन्स को लेके हमारा लगातार, ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है और इसको लेके धीरे धीरे गाइडलाइंस भी इवॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी भी अभी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो मैं समझता हूँ कि उसको अडॉप्ट करने में, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने में थोड़ा वक्त लगता है। अब फॉर इंस्टेंस जैसे कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स 80s और 90s के दशक में कंप्यूटर्स आ गए थे, लेकिन थोड़ा वक्त लगा है हमारे सरकारी सिस्टम में उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो ड्रोन्स के मामले में मैं चाहूँगा कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि उत्तराखंड पुलिस जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को समझते हुए इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करे, और खासतौर से ये भी हमारी चिंता रहेगी कि इसका जो नेगेटिव इस्तेमाल हो सकता है एंटी सोशल एक्टिविटीज में, उसके थ्रेट को भी हम लोग ठीक से समझें और उस पर भी कार्रवाई करें। और हमारा मानना यह है कि पुलिस विभाग में उधम सिंह नगर के जसपुर ग्राम पतरामपुर रेंज में स्थित कालू सैयद बाबा दरगाह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन इस दरगाह का विवादों से बड़ा नाता है। दरगाह को अपने कब्जे में लेने के लिए और दरगाह का गद्दी नशीन बनने के लिए लंबे समय से यहाँ विवाद चल रहा है। विवाद को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता में दरगाह की कमेटी नियुक्त कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक दरगाह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पीड़ित का कहना है वक्फ बोर्ड ने फैसला हक में किया, लेकिन दरगाह पर काबिज लोग अपना कब्जा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। इस पतरामपुर क्षेत्र में वक्फ संख्या 5 से सेवा बहुत ही प्रसिद्ध मजार कालू सैयद मजार है, जिस पर काफी समय से अब्दुल हमीद नाम के व्यक्ति नोखा वो वहां पे काबिज है। हाल फिलहाल में 6/9/2023 को एक नई कमेटी का गठन करा, जिसमें मैं साहिद हुसैन अध्यक्ष हूँ और बाकी 7 सदस्यीय टीम जो खुली पंचायत का प्रस्ताव 1/4/2021 का था, वह वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया गया था। इस पर 6/9/2000 को कमेटी का गठन हुआ है। गठन हुआ है तब से लगा करके अब्दुल हमीद को मजार पर भी सूचित मैंने किया है, और यहाँ पे प्रशासन को आयोजन महोदय की मैंने जो वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 68 के तहत जो नियम है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई करा करके चार्ज दिलाना सुनिश्चित होगा, तो मैंने उन्हें भी बार एप्लीकेशन दिया है, दाखिल करवाया। मैंने कहा नई कमेटी का गठन हो गया है और मुझे चार्ज दिलाया जाए, तो हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि 6/9/2023 को जो नई कमेटी का वक्फ बोर्ड द्वारा गठन हुआ है, वक्फ संख्या 5 का इंतजाम नई कमेटी करेगी। उसको लेकर के मैंने एडीएम महोदय को कहा है बार, और
करी कि मुझे वहाँ पर चार्ज दिलाया जा रहा है, लेकिन मुझे चार्ज अभी तक नहीं दिलाया गया है। 40-40 साल से लोग कहा बदल गए के बलबूते पर और नई कमेटी जो बनी है वो कब्जा नहीं दिया जा रहा है। और मैं लगातार बार बार दर्द प्रशासन के सामने भी धक्के खाने को मजबूर हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री ने रेल गला के भ्रष्टाचार को खत्म करा जाए, तो सरकार अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस ने चीजों को नरक गोला करके बक्सम को खत्म करने की साजिश रची गई है। तो पता नहीं प्रशासन भी किस दबाव में आकर के या किसी भुदेकर में आकर के मुझे नियुक्ति नहीं दी जा रहा, पता नहीं किस तरीके का दबाव है। तो मुझे एक सही आदमी को वहां पर नियुक्ति देने पे ये लोग मजबूर हो रहे हैं कि उन्हें ना दिया जाए या रोका जाए। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने देवभूमि उत्तराखंड में शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी शुरुआत हरिद्वार से ही करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, देश भर में जितने भी धार्मिक स्थल के पास मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को हिंदू धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए ताकि आपसी प्रेम सद्भाव बना रहे। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए यहाँ शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा, हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ नगरी है, यहाँ पर शराब और मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हैं कि सरकार को इस अभियान की शुरुआत धर्मनगरी हरिद्वार से करनी चाहिए। मंगलौर देवबंद मार्ग पर आज सुबह ही प्लास्टिक बैग बनाने वाली निजी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है, झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के बेटे की कार आज सुबह देवबंद की ओर से मंगलौर की ओर जा रही थी। वहीं तेज रफ्तार कार अचानक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिस कारण बिजली के तार आपस में टकरा गए, जिससे कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। देख के नहीं सर पड़ी लगने का तो ये है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, खंभे से टकराई, उसके बाद में फिर उसमें लाइट चली गई, उसके बाद में फिर उन्होंने लाइट छोड़ी होगी बुरी भगवा होगी, उसके बाद उनमें फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद में उसके सारे मार लग गई। एक्सीडेंट तो ये रात में ही हुआ, रात के समय पता नहीं लगा अंदर गया, रात के समय लेबर वो अंदर थे सब। तो जब वो खंभा गिरा, एक्सीडेंट हुआ, रात का समय था, तो बिजली कट होगी। उसके बाद में फिर यहाँ पुलिस भी आई, आने के बाद में सब चले गए। उसके बाद में जब लाइट छोड़ी गई तो उसके बाद में जैसे बताया यहाँ के थे लेबर वाले थे, तो उसके बाद जब लाइट आई तो अंदर फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होने के बाद जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, सारे मार गए। वो पीपी बैग की फैक्ट्री थी, इसमें जो है चीनी का आटा मैदा शक्कर इनके बैग प्रिंट किए जाते थे, सिलाई किए जाते थे। नुकसान तो लगभग मान लो 70-80 लाख रुपये का नुकसान तो होगी, क्योंकि पूरी मशीन इसका सारी चीज़ जो है फायर की आग की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया जाता है, इंतजाम करने का इतना मौका ही नहीं मिला। नहीं इंतजाम वो सब चीज़ें हैं, इतना उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। आप तेजी से खाइए, इसमें 6-7 आदमी मौजूद थे यहाँ, नहीं बाकी सब सुरक्षित है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सूचना होने की 2 घंटे पर आग है, इस पर हमारी एक गाड़ी मंगोर, 2 गाड़ी लड़की, एक भगवानपुर, एक हरिद्वार द्वारा 2 गाड़ी में आएगी, जिस जो आग जो कंट्रोल में है। आपकी वहाँ जांच करने के बाद भी कारण का पता चल पाएगा। ऐसा कोई नहीं है, जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं है, संपत्ति का नुकसान है जो उसके बाद ही है, फैक्ट्री इसके द्वारा जांच करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ के भवन का लोकार्पण किया। इस भवन का शिलान्यास पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। 4,09,40,00,000 रुपए की लागत से बना यह भवन 1 साल से कम समय बनकर तैयार हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ने इस छात्रावास के बच्चों को
गणवेश पहनाए और कंबल भी प्रदान किया। इसके बाद आवासीय छात्रावास का अवलोकन भी किया और बच्चों को छात्रावास में दी जा रही सभी सुविधाओं का जायजा भी लिया। आप सबके आज जो पहले दिन आप सबके बीच में रहना और मेरे लिए भी बहुत सुखद है। आज पंडित जी जब पूजा करवा रहे थे तो समय का पता ही नहीं लग रहा था, घड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन मन कर रहा था कि बैठ ही रहेगा यहाँ पर। विधि विधान से जब पूजा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि घड़ी रुक जाती, क्योंकि बहुत ही आनंद आप सबके बीच में आकर सुखद अनुभव है। मुझे याद है कि 2 जनवरी 2023 को इसी विद्यालय के परिसर में मेरे द्वारा इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के मुख्य भवन एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास झड़ी पानी का लोकार्पण किया गया था। इसके अलावा मेरे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास कोलागढ़ का शिलान्यास किया गया था। मुझे आज खुशी है कि आज लोकार्पण का भी मुझे अवसर मिला और वर्ष के पहले भी यह अवसर मिला। और हमने पहले ही कहा है, हमने संकल्प लिया है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। और हमने भी संकल्प लिया है कि जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 4 करोड़ से अधिक लागत से बने हुए इस छात्रावास में 100 बच्चों हेतु आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, छात्रावास में बच्चों की शिक्षण आदि गतिविधियों में सहयोग हेतु शिक्षकों आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है। और क्वालिटी का भी बड़ा इसमें ध्यान रखा गया है। अच्छे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए अलमारियां मैंने स्वयं जाकर देखी हैं, सभी को गुणवत्तापूर्वक यहाँ बनाया गया है। और इस छात्रावास का नाम सुनते ही हम सभी को उस महान विभूति की याद आ जाती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आप सब प्यारे बच्चों जानते हो ना उनका नाम, क्या नाम है? हाँ, उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो। ये कहने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और उनका जीवन हमको सिखाता है कि ऊर्जा, परिश्रम, संकल्प, संघर्ष से महान कार्य किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के अंदर भी ऐसे महापुरुषों का जब हम नाम सुनते हैं, जरूर मन में ये बात आनी चाहिए कि हम भी उनकी तरह बनेंगे ना? चलिए जोर से बोलिए, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, शाबाश। हमारे राज्य में कमजोर पिछड़े वर्ग के साथ ही अनाथ एवं संसाधन विहीन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐसे 13 सफल काम नहीं कर सकते। जब तक आपके मन में नहीं होगा तब तक जो है आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अपने गुरुजनों का, माता पिता का श्रद्धा के साथ उनकी बातों पर विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए और उनकी आज्ञा अनुसार आगे बढ़ते जाइए, तो भगवान की कृपा भी आपको मिलेगी। भगवान रास्ता देंगे, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं, भगवान भी उन्हीं के लिए कृपा पात्र होते हैं जो अपने लिए अपने कामों को ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाते हैं। इसमें नई शिक्षा नीति भी आपकी सहायता करेगी। नई शिक्षा और हमारी सरकार कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब हमारे आज के नहीं कल के भारत के भविष्य हैं। आज के तो हैं ही हैं, कल के भी आप भविष्य हैं, कर्णधार हैं। और मैं अंत में आप सभी को एक बार फिर से वर्ष 2024 की बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए, प्यारे विद्यार्थियों की, प्यारे बच्चों की, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों की, हमारे बेटे बेटियों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए
कि एक घोषणा करना चाहता हूं, कमजोर और अपरिचित एवं साधनहीन वर्ग की जो हमारी बेटियां हैं उनकी शिक्षा हेतु खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रावासों एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के निकटवर्ती 11 विद्यालयों का इंटर स्तर पर उच्चीकरण भी किया जाएगा। अंत में एक बार आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी राजधानी दिल्ली में 50 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सियासी बाजार गर्म है। राजनेता से लेकर मौलाना ने इस मस्जिद को हटाने का विरोध किया। ऐसे में आईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुनहरी बाग मस्जिद का जिक्र कर मुसलमानों को अलर्ट रहने और एकजुट रहने की अपील की, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ओवैसी का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया है। इस निर्णय का विरोध करना और वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान करना है। सर, ओवैसी हमें वहाँ जो मस्जिद हमारे यहाँ से चली गई, उन्होंने कहा कि यंग जो मुस्लिम्स हैं उनको देखना चाहिए, एक्टिविटी पे गौर करना चाहिए कि बीजेपी लेड सेंटर क्या कर रही है। ओवैसी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये राम जन्मभूमि है, तो इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। पर मुझे एक बात का संतोष है, ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है पर मुसलमान सुनते नहीं है। आपको ध्यान होगा जब निर्णय आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी दी जाए। ओवैसी ने बयान दिया कि हम खैरात में नहीं लेंगे, इसको लेना इस्लाम के विरुद्ध होगा, हम अस्वीकार करते। मुझे आप लोगों ने पूछा था, मैंने कहा ओवैसी को देखो। सर, ओवैसी हमें वहाँ जो मस्जिद हमारे यहाँ से चली गई, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जल्द चर्चा शुरू होनी है। इससे पहले विपक्षी दलों के बीच ही आपस में जुबानी जंग हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पंजाब और दिल्ली में एक मां अपने बच्चे को सबसे छोटी कहानी अगर सुना सकती है तो वो एक थी कांग्रेस होगी। इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। अब हो सकता, देखिए आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। और ठीक है, इंडिया अलायंस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। ठीक है, अब ये इस बात को नहीं समझते हैं। जब इन्होंने कहा, स्वाभाविक है जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। प्रयागराज के संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के आगमन के बाद मेले का कार्य प्रगति पर है। बता दें, मुख्यमंत्री जब यहां पर आए थे तो उन्होंने मेला क्षेत्र का मुआयना किया था, साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
कि तय समय पर मेले का कार्य पूर्ण होना चाहिए, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। माघ मेले का पहला स्नान 15 जनवरी को है। इस बार का प्रयागराज संगम के माघ मेले को सरकार की तरफ से बेहतर तरीके से संपन्न करने की कोशिश की जा रही है। जो बिजली के बारे में, जल निगम में जो पानी व्यवस्था रहती है उसके बारे में, टेंटेज के बारे में नए इस बार अभिनव प्रयोग होंगे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, बिजली में कुछ लाइट्स ऐसी लगेंगी जो कि सोलर वाली लाइट्स भी रहें, जो जिससे कि अगर अकस्मात रूप से जनसेट ऑन ना कर पाने का भी जो शॉर्ट समय होता है वो हमें कभी कभी नहीं मिल पाता है। जैसे पिछले माघ मेले का अनुभव है कि मौनी अमावस के दिन बहुत बारिश हो गई थी और फिर बिजली चली गई थी। तो उस तरह की आकस्मिकता से निपटने के लिए इस बार जो हमारी जो लाइट्स हैं उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो लाइटिंग होगी वो सोलर पैनल्स के माध्यम से होगी, बैटरी इनेबल्ड होगी। तो उस जगहों पर भी एकदम मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं होगा। और भी बहुत सारे बने प्रयोग हमारे प्लान में, वो डिटेल में आपको लंबी चीज़ें नहीं बता देंगे। बात करें तो हर साल जो माघ मेला होता है उससे अधिक बजट की मांग है क्या, और क्या बजट तो जितना है मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बजट की मांग नहीं है, बस थोड़ी बहुत और बजट की मांग रहेगी। माघ मेले में जितना हम रहता है उस बजट में हम अपना पूरा कर लेते हैं। हाँ, कुंभ के स्केल से तो माघ मेले का इसके बजट कम रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बजट की जरूरत आवश्यकता होगी। जैसे हम इस बार 1 फीट का पुल और बना रहे हैं, पिछली बार हर बार 5 पुल बनते थे, इस बार 6 पुल बना रहे हैं और कुछ छोटे मोटे नए जो है अभिनव पुल। 15 जनवरी 2024 को माघ मेले का पहला स्नान होगा और इसी दिन के साथ माघ मेले का प्रारंभ होगा। ऐसे में कुछ दिन पहले ही यहाँ पर संगम पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने गंगा पूजन किया था। उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी, मेले के कार्य का जायजा लिया था। आप देख सकते हैं कि उनके आने के बाद समतलीकरण का कार्य है कितने तेजी से चल रहा है, ताकि अपने तय समय पर ये जो कार्य है वो पूरी तरीके से यहाँ पर हो जाए और श्रद्धालु जो यहाँ पर आए उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों द्वारा समतलीकरण का कार्य चल रहा है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि 2025 में जो कुंभ होने वाला है उसका रिहर्सल 2024 के माघ मेले में आपको देखने को मिलेगा कि सरकार की तरफ से पूरी ये कोशिश है कि तय समय पर मेला हो और अच्छी से अच्छी सहूलियत लोगों को इस मेले में मिल पाए। लाइव टुडे प्रयागराज, मनोज त्रिपाठी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कमेश्वर चौपाल ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर में अनुष्ठान 14 जनवरी से शुरू होंगे और यह 3 मूर्तियों के सामने होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर के लिए मूर्तियां चुनने को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगेगी यह विषय उन्होंने आचार्य लोगों पर छोड़ रखा है। मूर्ति की आवश्यकता भी है। देखिए, मुझे जो जानकारी है 3 मूर्तियां बनाई गई थी, देश के सर्वश्रेष्ठ 3 जो मूर्तिकार थे उनसे, और मंदिर में 3 मूर्ति की आवश्यकता भी है। 3 तल होगा, हर एक तल पर राम जी की मूर्ति की आवश्यकता है और सबका आयु वर्ग एक ही है। तीनों मूर्ति का 5 साल के बिना उपनयन संस्कार किए हुए जो शिशु का मूर्ति होता है, ऐसा मूर्ति जो बाल सुलभ जो स्वरूप होता है भगवान का, वैसा स्वरूप बनाना। तीनों मूर्तिकारों ने अपने अपने संपूर्ण विधा को समझिए कि उड़ेल कर मूर्ति बनाया है और तीनों सुंदर है, भव्य है, तीनों की आवश्यकता है। कोई कंपटीशन नहीं था उसमें कि फर्स्ट कौन करेगा, सेकंड कौन करेगा, थर्ड कौन करेगा। तीनों का सिलेक्शन हुआ है, तीनों मूर्तियां लगेंगी। अब गर्भगृह में कौन मूर्तियां लगेंगी यह विषय हम लोगों ने आचार्यों पर छोड़ दिया है। लेकिन अरुण योगी राजे की मूर्ति का चयन किया गया, ऐसी खबर आ रही है। अब ये पता नहीं एडवांस में कोई बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई डिक्लेयर तो ट्रस्ट ने नहीं किया है, घोषणा भी नहीं किया है। घोषणा करने की आवश्यकता हम लोगों ने नहीं फील की, क्योंकि मूर्तियों में हर एक चीज ट्रस्ट ही निर्णय नहीं करता। मूर्तियां आवश्यक है इसलिए मूर्तियां बनाई गई है।
अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर और दक्षिण भारत में एक विषय रहता है कि उत्तर भारत की मूर्ति में काला पत्थर का मूर्ति नहीं चलता, दक्षिण भारत में चलता है। तो राम जी की प्रतिमा दोनों बनी है, काले पत्थर की भी और संगमरमर की भी। तब उसमें से आचार्य लोग तय करेंगे किसको लगाना है, उस पर ट्रस्ट ने कोई मोहर नहीं लगाया है कि यह विषय कुछ अंदाज से लोग चला देता होगा, क्योंकि हमने कोई कंपटीशन नहीं रखा था देश में। तो कंपटीशन होता तो 3 ही मूर्तिकार क्यों? देश के अंदर एक से एक विलक्षण मूर्तिकार लोग हैं, सबको कहते हैं कि बनाओ, और तब प्रदर्शनी करेंगे, जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसको लगाएंगे। ऐसा तो कोई घोषित नहीं न था। तो ये प्रथम, सेकंड, थर्ड, द्वितीय, तृतीय करने का किसको राइट है? तो अभी गर्भगृह के लिए मूर्ति का फाइनल अभी चयन नहीं हुआ है। मूर्ति तीनों बन गई, गर्भगृह की भी मूर्ति, तीनों मूर्ति का आयु भी, स्वरूप भी, सब कुछ एक ही जैसा है। हम लोगों ने केवल इतना कहा था कि भाई 5 साल की 44 इंच की मूर्ति हमको चाहिए, जिसमें भगवान की बाल सुलभ प्रकृति का उसमें स्पष्टीकरण हो जाए। तो उस प्रकार के तीनों मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया है, और तीनों मूर्ति भव्य है, सुंदर है, दिव्य है। तीनों को मंदिर में लगना है। अब गर्भगृह में कौन लगना है या गर्भगृह का निर्णय हम नहीं करेंगे। तीनों मूर्ति जो यहाँ पर आचार्य लोग आएंगे उनके सामने होगा। अब उनको निर्णय करना है कि किनको कहाँ लगा दे। आयोजन है, बिहार से भी बहुत लोगों को निमंत्रण दिया गया है। तो अगर बात प्रतापगढ़ में भी नए कानून के बदलाव की मांग करते हुए निजी वाहन चालक हड़ताल पर हैं। ट्रकों के साथ रोडवेज के बस चालकों ने गाड़ी नहीं चलाई। ट्रक और बस के चक्के जाम रहने से यात्री परेशान हैं। हड़ताल की वजह से राज्य सड़क परिवहन निगम को करीब 8 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। स्ट्राइक इसलिए है कि अभी जो काला कानून आने वाला है, मार्ग पर दुर्घटना हो जाए तो चालक पहले अपनी सुरक्षा के लिए भागेगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो कानून में लाया जा रहा है कि चालक एक्सीडेंट के दौरान, जिसकी एक्सीडेंट हो रहा है उसको लेकर जाइए अस्पताल। अस्पताल ले जाने के दौरान ये होगा कि वहाँ पे जो मौजूद पब्लिक लोग, एक जनता, वो चालकों को मार करके अधमरा कर देंगे। तो पहले चालक अस्पताल पहुंचेगा या उसको ले जाएगा सहयोग के तौर पे। दूसरी चीज ये कि जो विरोध हम लोग कर रहे हैं, चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना जो शासन की मंशा है, तो उसको देने में हम लोग असमर्थ हैं, न दे पाएंगे। 10,000 12,000 की नौकरी करने वाले सभी लोग संविदा के चालक कहाँ से दे पाएंगे और कहाँ से क्या करेंगे? हम अपने बीवी बच्चों को पालेंगे, पढ़ाई लिखाई में देके ताकेंगे, या हम चलेंगे जो है ये दुर्घटना के संबंध में देंगे? क्या मांग है? इसको वापस होना चाहिए। ये काला कानून वापस होना चाहिए। वापस होना है, उसके बाद पुनः संविदा वालों को चालक जो एक कानून यार उनके द्वारा बताया गया कि आया है कि दुर्घटना के दौरान उनको जो है पीड़ित को अस्पताल पहुंचाना की जिम्मेदारी होगी, और ऐसा न करने पर इनको पारित किया गया जो उनके खिलाफ आदेश हुआ है, उसके विरोध में वो आज संचालन कार्य को ठप किए हुए। कब तक के लिए अल्टीमेटम दिया है? ऐसा कोई लिखित अल्टीमेटम हमको नहीं प्राप्त हुआ है, न कोई ऑथेंटिक जानकारी है। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई? जी जी जी, इसकी सूचना दूरभाष से भी दी गई और लिखित भी दी जाए। स्ट्राइक इसलिए है कि अभी जो आईआईटी बीएचयू की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार तीनों भाजपा नेताओं की चर्चा पर
हर तरफ हो रही है। उधर पीड़ित छात्रा के लिए न्याय की मांग को लेकर सुबह से प्रदर्शन जारी है। गुरुग्राम चौराहे से प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय तक छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स बल तैनात है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। महिला कांग्रेस की प्रमुख नेता डिसूजा ने कहा, सत्ताधारी दल का नारा तो बेटी बचाओ का है, लेकिन काम बेटी रुलाओ का कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी अब महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। आज के दिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस मुंह से और कैसे देश के लोगों को और खास करके हमारी बहनों को, जो देश में अपने आप को खास करके यूपी में और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको मैं किस मुंह से हैप्पी न्यू ईयर कहूं। आप सभी को पता है, मीडिया के मेरे साथियों, मेरे भाई बहन, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है, कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से हिम्मत तभी मिल पाती है जब आपको संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण और कोई नहीं पर खुद भाजपा देती है इनके बलात्कारी लोगों को। ये प्रधानमंत्री जी सक्षम पटेल के साथ भी। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हो? अध्यक्ष, ये देखिए, अब सवाल ये है कि क्या भाजपा के कोई नेता, भाजपा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा का अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, खुद स्मृति ईरानी जी, आईटी सेल के जो इनके अमित मालविया जी है, क्या वो इस बात पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या वो हिम्मत रखते हैं बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोलने की हिम्मत रखते हैं? वो तो बोल रहे हैं अभी कि हमने उसे निष्कासित कर दिया। क्या ये कोई जवाब है? निष्कासित करना? आप 60 दिन उसको पालते हो, उनके सारे सबूत मिटाने की ऐसे जघन्य अपराध होते हैं तो उस देश का नया साल शुभ कैसे हो सकता है? मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगी आपसे कि लुट रही है बेटियों की आबरू भरे बाजार। कहां गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार? कहां गए? हर किसी ने लिख डाला था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन वो चौकीदार आज देखिए, ये वही सब होंगे जिन्होंने लिखा था कि मैं भी चौकीदार। तो ये कुणाल पांडे चौकीदार, सक्षम पटेल चौकीदार, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान चौकीदार। और कैसे चौकीदार? बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स चौकीदार। एक पर कुणाल पांडे समाप्त करूंगी कि प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में एक रीढ़ की हड्डी नामक चीज कही जाती है। अगर है तो दिखाइए। आज वक्त है, देश की बेटियां रो रही हैं, बिलक रही हैं, तड़प रही हैं, और आपके संसदीय क्षेत्र में, आप ही के संरक्षण में,
आप ही के भाजपा में अपराधी फल और फूल रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आधी आबादी की बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि देश की आधी आबादी आज समझ चुकी है कि उसके साथ सिर्फ छल और परपंच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। बहुत बहुत धन्यवाद।